को देखेंगे। हम लोग उनके द्वारा इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों के द्वारा देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन था, जो सोशल लाइफ था, वह कैसा था, उसके बारे में हम लोग देखे थे। इससे रिलेटेड फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो जीवन यापन, राजनीतिक जीवन, इससे हम लोग आज देखेंगे कि इनका राजनीतिक जीवन कैसे था या कैसी शैलियाँ थी इनके पास। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो उत्तर में कश्मीर, मांडा जो है, मांडा स्थान है कश्मीर, यहाँ से लेके दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उत्तर में मांडा कश्मीर से लेके दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक, और उधर पश्चिम में सुतकोगेंडोर जो है, सुतकागेंडोर जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से लेके पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तृत यह एक सभ्यता थी, जो विश्व की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। इसमें कई स्थलों के बारे में हम लोग चर्चा पहले कर चुके थे, जिसकी खुदाई करने पर साक्ष्य प्राप्त हुए। क्योंकि यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की जो शैली थी, जो भाषा था, जो लिपि थी, उस लिपि को तो नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन ऐसा इनके मृदभांडों से, मोहरों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की जो शैली थी वह चित्रात्मक शैली थी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अभी भी इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे वाला, मतलब कल जो पढ़े थे हम लोग सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उनका और राजनीतिक जीवन या आर्थिक जीवन किस तरह से था, उसके बारे में। तो जो समाधान की प्रक्रिया थी, समाधान मतलब शव को बरीड या दफनाने या जलाने के लिए, तो यहाँ पे जो चूँकि समाधान जो मिला है, कई जगह स्थल में खुदाई पे समाधान पूर्ण रूप से दफनाया गया है, कई जगह लोगों को जलाया गया है, कई जगह ऐसा भी है कि लोगों को जलाकर और उनके राखों को इकट्ठा करके और तब दफनाया गया है। तो इसमें पूर्ण रूप से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उससे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ इस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी, उस समय जो है लोगों को जो अंतिम संस्कार किया जाता था, उसमें दफनाने की प्रोसेस भी थी, जलाने की भी प्रोसेस थी, जो आजकल दिखाई देता है, यानी दोनों प्रोसेस थे। और एक अलग जो प्रोसेस था, जो लोगों को जलाने के बाद जो उसके राख इकट्ठे होते थे, उन राखों को भी दफनाया जाता था। यह समाधान का प्रोसेस था सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद से इनका राजनीतिक जीवन, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, यह विजय की ओर नहीं जाते थे। विजय की ओर का मतलब हो गया कि किसी युद्ध में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए इनका ज़्यादातर जो कि राजनीतिक जीवन जो था, वह इनका ज़्यादातर राजनीतिक जीवन वाणिज्य पर ही निर्भर था, वाणिज्यिक राजनीतिक था। यानी राजनीतिक जीवन मुख्य रूप से सत्तात्मक नहीं थी। सत्तात्मक का मतलब एक नहीं थी कि कहीं एक जगह से दूसरे स्थल तक युद्ध हो, फिर दूसरे स्थल को ले लिया गया हो इस स्थल के रूप में उसको जीत कर। तो विजय वाला अभियान, चूँकि यह क्यों कैसे स्पष्ट हो गया कि इनका राजनीतिक जीवन ऐसा नहीं था, क्योंकि कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता से अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। जितने भी स्थलों की खुदाई हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, उन सभी स्थलों में कहीं भी अस्त्र शस्त्र की चर्चा नहीं है, अस्त्र शस्त्र कहीं से नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हुए हैं तो इनका विश्वास जो है युद्ध की ओर नहीं होता होगा। मुख्य रूप से जब सबसे ज़्यादा जो है, जैसे हम लोग देखे थे कि कालीबंगा राजस्थान जो है, हनुमानगढ़ जिला, वहाँ से जुता हुआ खेत मिला है। तो जुता हुआ खेत मिला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फसलों, दोहरी फसल उससे स्पष्ट होता है कि होता होगा। दोहरी फसल मतलब वो भी जुता हुआ खेत कैसे था, तो एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रूप में एक ही खेत जुता हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह एक ही साथ द्वि फसली पद्धति थी वहाँ पे, मतलब एक साथ दो फसलों को बोया जाता था, बुआई की जाती थी या उगाया जाता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनका जो राजनीतिक जीवन था, पॉलिटिकल जो लाइफ था, वो सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर था, तो वाणिज्यिक पर था। यानी युद्ध में विश्वास नहीं रहते, क्योंकि जितने भी हम देखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें सभी स्थलों में से कहीं किसी भी स्थल से अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है। दूसरा, जैसे मंदिर के जो मठ के जो मालिक होते हैं उनका भी शासक नहीं होता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन जो था वह केवल वाणिज्यिक था। जो इनका शासन व्यवस्था थी वो संभवतः वाणिज्यिक जो वाणिक वर्ग था उनके हाथों में था, जो मुख्य रूप से वाणिक वर्ग का मुख्य जो अधिकारी होता था उसके हाथों में था। इसलिए इनका पॉलिटिकल लाइफ जो था वह केवल था वाणिज्य पर डिपेंडेंट था या निर्भर था किस पर, वाणिज्य पर। फिर आर्थिक जीवन, इकोनॉमिकल लाइफ जो है इनका वह किस पर डिपेंडेबल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था उनका मुख्य व्यवसाय, चूँकि ये लोग कृषि करते थे तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, पशुओं को पालना, और कृषि था, और इंडस्ट्रियल यानी उद्योग था। यानी मुख्य इनका व्यवसाय जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि था और उद्योग था। उसके बाद से कृषि में किससे कृषि की जाती थी, तो कुदालों से कृषि की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कुदाल से कृषि की जाती थी, कुदालों से उसकी जो भूमि होती थी उसको जो है जुताई करके और तब जाके उस कृषि की जाती थी। हालांकि एक जगह केवल जो है मिला है जुता हुआ खेत, और एक जगह हरियाणा में जो हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे मिट्टी का हल मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कृषि की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा वो लकड़ी के कुदाल से की जाती थी। कुल 9 प्रकार के उत्पादन किए जाते थे। 9 प्रकार के उत्पादन इसमें किए जाते हैं। 9 प्रकार के फसलों की बुआई होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। लेकिन मुख्य रूप से जो फसलें बोई जाती थी वह मुख्य रूप से फसल गेहूं और जौ थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो कृषि पद्धति था उस कृषि पद्धति में मुख्य रूप से कौन सी फसल थी, तो वह फसल था गेहूँ और जौ। लेकिन मुख्य रूप से टोटल मिला के 9 फसलों की उत्पादन 9 फसलों का किया जाता था। जैसे उसमें जौ का किस्म कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनवाली एक जगह है जो हम लोग पढ़े थे, बनवाली में सबसे अच्छे किस्म का जौ की प्राप्ति हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे ज़्यादा इनका मुख्य जो कृषि था वो गेहूं और जौ पर डिपेंडेबल था। सबसे पहले ऐसा माना जाता है क्योंकि सबसे पहले कपास उत्पादन करने का या कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाना जाता है। आज भी सभी को पता है कि कपास कहाँ होता है, रेगुर मिट्टी में, काली मिट्टी में होता है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में, दक्कन के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक और आलमगीरपुर से लेकर सूतकोटा तक, कोटेंदौर तक फैले हुआ था यह सभ्यता। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कपास की खेती की जाती थी। और भारत में अगर ऐसे एक क्वेश्चन रिलेट कर लें इसे, तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट की खेती जो की जाती है वो पश्चिम बंगाल में की जाती है। लेकिन कपास की खेती सबसे ज़्यादा जो की जाती है वो दक्कन के पठारी क्षेत्रों में की जाती है, काली मिट्टी में अर्थात रेगुन मिट्टी में की जाती है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कपास की खेती करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो वह जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। चूँकि यहाँ कृषि किससे की जाती थी, खेती किससे की जाती थी, तो नदियों द्वारा। चूँकि नदियों का साक्ष्य तो मिला है, जैसे लोथल हो गया भगवा नदी के किनारे मिला है, हड़प्पा हो गया रावी नदी के किनारे मिला है, मोहनजोदड़ो हो गया सिंधु नदी के किनारे मिला हुआ स्थल है। इसका मतलब यह जो प्लेस थे, यह जो जगह, जितनी जगहों की खुदाई की गई है, यह इसमें से अधिकतर जगह नदियों के किनारे बसे हुए थे। इसका मतलब इनका मुख्य रूप से जो कृषि था वो डिपेंडेबल था, निर्भर था किस पर, तो यह इनका कृषि निर्भर था नदियों पे, नदियों पर। और किस पर निर्भर था, तालाबों पर। और तो यानी जो इसमें कृषि की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी सिंधवासियों द्वारा जो कृषि की जाती थी वह कृषि किससे की जाती थी, या तो नदी के द्वारा, नहीं तो तालाब के द्वारा। नहीं तो गुजरात में हम लोग देखे हैं कि एक जगह तालाब, एक जगह पानी इकट्ठा किया जाता था, उससे भी कृषि किया जाता था। लेकिन इसमें नहरों का कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिला है, तो नहरों से सिंचाई नहीं की जाती थी। यानी इसमें जब सिंधवासियों के द्वारा जो कृषि की जाती थी उस कृषि में किसके द्वारा सिंचाई की जाती थी, तो नदी के द्वारा, तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। लेकिन नहरों का साक्ष्य कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो नहरों से सिंचाई नहीं की जाती थी, नदियों से की जाती थी। उसके बाद से हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे ट्रेड का। ट्रेड माने व्यापार, सिंधु वासियों का भी व्यापार। चूँकि सिंधु घाटी के लोग, हम सभी को अभी हम बताया भी हैं कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य जो आर्थिक जीवन था वो डिपेंडेबल था कृषि पे, उद्योग पे, पशुपालन पे।
तो कहीं ना कहीं ट्रेड होता होगा। तो इसका व्यापार जो था, चूँकि व्यापार का पता कहाँ से चला है हमको, तो हम लोग पढ़े हैं एक जगह मिला है लोथल, जो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। उस लोथल में नाव के अवशेष मिले हैं, नाव के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि, और नाव के अवशेष के साथ साथ और मुहर भी मिले हैं, मुहर मिले हैं जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से मैच करते हैं। इससे यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोथल एक बंदरगाह के जैसे था, जहां से वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, यानी यहाँ से कहीं दूसरी जगह वस्तुएं जाती थी, वहाँ की वस्तुएं यहाँ पे आती थी। तो वह नाव से पता चला। तो लोथल जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, यानी जहाँ 2 या 2 से अधिक पानी की जहाज़ें आके रुकती हैं, उसी को बंदरगाह कहा जाता है। तो व्यापार जो होता था, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो मिला है वह लोथल से मिला है, जो कि गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। तो मुख्य रूप से व्यापार इनका क्या था? तो इनका व्यापार था वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग से संबंधित व्यापार था। और इसका साक्ष्य जो मिला है मोहनजोदाड़ो से मिला है। मोहनजोदाड़ो जो था प्रमुख केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो वस्त्र उद्योग था, जो इंडस्ट्रीज था कपड़े बुनने का। चूँकि सबसे पहले कपास की खेती सिंधुवासियों द्वारा किया गया। अब कपास की जब खेती की गई, इसका मतलब कपास से सूत बनता है, और सूत से क्या बनेगा? वस्त्र बनेगा। इसलिए वस्त्र उद्योग जो प्रचलित था, वह वस्त्र उद्योग से व्यापार किया जाता था। यानी व्यापार जो होता था सिंधुवासियों के द्वारा, वो मुख्य रूप से कौन सा व्यापार था? तो वस्त्र उद्योग का व्यापार था, और उसका केंद्र जो था वह मोहनजोदाड़ो था। फिर विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ से किए जाते थे, यानी सिंधुवासी किस किस जगह से अपना व्यापार करते थे, तो उसका भी साक्ष्य कैसे मिला है? तो वहाँ पे यहाँ की मोहरें वहाँ पे जाके मैच कर रही थी, वहाँ की मोहरें यहाँ से मैच कर रही थी, कुछ यहाँ की वस्तुएं वहाँ से मैच कर रही थी। इससे यह साक्ष्य प्राप्त हुआ कि कहीं न कहीं इस जगह से उस जगह के बीच में ट्रेड होता होगा, व्यापार होता होगा। तो व्यापार, विदेशी व्यापार सिंधुवासियों के द्वारा कहाँ कहाँ से किया जाता था? तो इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। मिस्र कहाँ है? साउथ अफ्रीका में पड़ता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की तरफ। और इराक, ईरान जो है, यह जो है आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो इसका विदेशी व्यापार जो था, सिंधुवासियों का जो विदेशी व्यापार था, वो किस किस देश से था? इराक से, ईरान से, बहरीन से और मिस्र से था। यहाँ की जो मुद्रा थी, मुद्रा जो थी वह किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की पत्थरों से बनी हुई थी। यानी यह जो सिंधवासियों की जो मुद्रा उस समय जो मुद्रा चलती थी, वह किसका बना हुआ था? सेल खड़ी नामक पत्थर का बना हुआ था। उसके बाद से जो बाट था, जो वजन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था, तौलने के लिए प्रयोग किया जाता था, उस वह बाट किसका बना होता था? तो चर्ट नामक पत्थर का बना होता था। किसका बना होता था? चर्ट नामक पत्थर का बना होता था। यानी सिंधवासियों के द्वारा जो तौल के लिए, माप के लिए जिस बाट या बटखरे का प्रयोग किया जाता था, वह बटखरा किस पत्थर का बना हुआ होता था? तो चर्ट नामक पत्थर का बना हुआ होता था। बाट के रूप में, तौल के रूप में 16 इकाई, 16 के गुणज के रूप में प्रयोग किया जाता था। 16, 64, 160, 320, 640, इस तरह से बाट का प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से दशमलव प्रणाली का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचलित जो था, वह था सिंधुवासियों के द्वारा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा सबसे जो प्रचलित प्रणाली थी वह दशमलव प्रणाली थी। दशमलव प्रणाली जैसे आप लोग सुने होंगे, आज से बहुत पहले गांव में अगर आप घूमते होंगे और कहते होंगे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यह विषय पढ़ रहा हूँ, चाहे 8 में हम पढ़ते हैं, मैथ से पढ़ते हैं, तो गांव के बूढ़ा लोग होते थे तो बैठा के 2 गिलास है, 4 गिलास है, पानी ढार दिया गया, एक पैसा दे दिए, 20 पैसा निकालिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ के घुमा देते थे। अब आप तो पढ़े नहीं होते थे, आपको पता नहीं चलता था ये क्या पूछ रहा है। तो वह क्या था? दशमलव प्रणाली। यानी पहले चूँकि आना, जैसे अभी आज से वर्तमान से अगर 20 साल पहले चले तो उस समय भी आना चलता था, पैसा चलता था सबसे ज़्यादा। अब तो सब बंद हो गया है, 1 रुपया पर अटक गया है सब लोग। तो पहले 50 पैसा, 25 पैसा, 20 आना, 10 आना, 5 आना, ये सब चलता था। तो पहले के लोग ये सब पढ़ाई करते थे। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो इसमें प्रणाली थी सिंधुवासियों द्वारा, वो कौन सी प्रचलित प्रणाली थी? तो दशमलव, डेसिमल प्रणाली सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। अब तक लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से 200 मोहरें प्राप्त की गई हैं। 2000 मोहरें प्राप्त की गई हैं। 2000 मोहरों की प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता से की गई है। टोटल जितने स्थल मिले हैं उन सभी स्थलों से मिलाकर 2000 मोहरें प्राप्त की गई हैं। 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ की इसकी जो लिपि थी, यह लिपि कैसी थी? तो चित्रलेखात्मक थी। लेकिन
यहाँ की जो लिपि मुख्यतः थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसको मैं पहले बता भी चुका हूँ, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उस लिपि को कोई पढ़ नहीं सका है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जो भी मोहरें मिली हैं उस पर चित्र का अंकन था। जैसे एक मोहर ऐसा मिला था जिस पर नाव का चित्र बनाया हुआ गया था। तो यहाँ की जो हड़प्पा की जो लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता की, वह चित्रलेखात्मक थी। लेकिन इसके लिपि को वहाँ पे उत्कीर्ण जो भाषा था, उसके भाषा के लिपि को आज तक अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लोथल में दरवाजे, जो लोथल एक जगह है जो भी मैं बताया भोगवा नदी के किनारे था, उस जगह से वहाँ जो दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा था, जो मुख्य घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता था, वह सीधे कहाँ खुलता था, तो सड़क की ओर खुलता था। यानी सड़क जो जाता था उसी की ओर खुलता था। यानी मुख्य रूप से जो हड़प्पा सभ्यता थी वह एक तरह की नगरीय सभ्यता थी। यानी जैसे आज शहरों में देखा जाता है, ठीक वैसे एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। इस तरह से हम लोगों का इस वीडियो में आज तक जितना हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया, विस्तृत रूप से 4 पार्ट हुए टोटल। यह अभी प्राक ऐतिहासिक काल में के बाद जो है हम लोगों ने जो पढ़ा आधे ऐतिहासिक काल, इसके टोटल 4 पार्ट हम लोग पढ़ लिए। और इसमें हम लोग टोटल लगभग कवर कर लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से कि सिंधु घाटी सभ्यता में जगह कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए, आर्थिक जीवन क्या था, राजनीतिक जीवन क्या था, किस जगह से कौन सी चीज़ें मिली हैं, इस सब के बारे में हम लोगों को टोटल जानकारी प्राप्त हो गई, जो परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सारे बिंदु बहुत अच्छे तरह से समझ में आए होंगे और आप अच्छे तरह से इन सभी चीज़ों का नोट्स बनाएंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रश्न है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि जितना जल्द हो सके उतना जल्द सब्सक्राइब बढ़ जाए और लाइव आना हम लोग शुरू हो जाए। क्योंकि लाइव आएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है हम लोगों को, जो कि जो व्हाइट बोर्ड है उसके जगह पर डिजिटल बोर्ड का जब प्रयोग किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें चित्रात्मक हो जाएंगी। चित्रात्मक जो चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं, सेरेब्रम में, क्योंकि मस्तिष्क का अगला पार्ट जो है सेरेब्रम है, उसमें बैठ जाती है। तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से, बेटर तरह से समझ में आएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।